Hello everyone, welcome to our channel. Today I am going to discuss boundary condition on electric field E and electric flux density D. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं और उन्हें कैसे ड्राइव किया जाता है। अगर आप बीएससी, बीटेक या एमएससी के स्टूडेंट्स हैं या इनसे रिलेटेड किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आप पूरा अवश्य देखना बिना स्किप किए हुए, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक thoroughly and will be useful if you wish to make the notes of the topic. मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 with different permittivities एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2. सपोज कीजिए कि मीडियम 1 से इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 2 में इंटर करना चाह रहा है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आएगा अक्रॉस द बाउंड्री? क्या वो सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? इसी बेस पे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है अक्रॉस द बाउंड्री. चलिए समझते हैं सबसे पहले कि बाउंड्री कंडीशंस क्या होते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस मीडियम में ही हमें निकालना है. कई बार ऐसा होता है कि इन होमोजीनियस मीडियम में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है. मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया है. ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है, यानी इसके इस तरफ एक मीडियम है, इसके पार दूसरा मीडियम है. इसको मैंने मीडियम 1 बोला है और इसको मीडियम 2. मान लीजिए इस तरह के मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पेनेट्रेट करना चाह रहा है इस मीडियम से इस मीडियम में. ठीक है. सो मीडियम 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे मैंने E1 लिखा है, और मीडियम 2 में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द टू मीडिया, सो इसे मैंने यहाँ पर लिखा है E2. सो E1 है मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड, E2 है मीडियम 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. अब इस E1 को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है. एक कंपोनेंट है इस मीडियम के इंटरफेस के टेंजेंशियल, बिल्कुल पैरेलल ऐसे. इसको हमने लिख दिया E1T, T फॉर टेंजेंशियल, 1 फॉर चूंकि ये मीडियम 1 में है. और दूसरा कंपोनेंट है नॉर्मल कंपोनेंट, इस सरफेस के नॉर्मल, इसे हमने लिखा E1N, 1 फॉर अगेन मीडियम 1 एंड N इंडिकेट कर रहा है नॉर्मल कंपोनेंट. सो E1 को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल. इसी चीज को यहाँ पर लिखा है ऐसे E1 इज इक्वल टू E1T प्लस E1N, यानी E1 हैज बीन रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल. इस मीडियम की परमिटिविटी मान लीजिए एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 1. अब मीडियम 2 की बात करते हैं. मीडियम 2 में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई है E2. E2 को भी हमने रिजॉल्व किया है. एक कंपोनेंट है टेंजेंशियल कंपोनेंट, इस सरफेस के टेंजेंशियल, जिसे हमने इंडिकेट किया है E2T से, and the other component is normal to this surface which has been indicated by E2N, and for normal. So for this second medium the equation will become E2 is equal to E2T plus E2N, T for tangential and for normal. Suppose in such a interface there is a rectangular path A, B, C, D, A having width delta W and height delta H. ऐसे पाथ में हम
लाइन इंटीग्रल, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल की क्या वैल्यू आती है वो देखेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशंस की। बाउंड्री कंडीशंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस सरफेस पे कैसे चेंज हो रही है, वो कौन सी कंडीशन है जो इस बाउंड्री पे सेटिस्फाई करेंगी फील्ड को, ऐसी कंडीशंस को हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है, इफ field E exists in a region consisting of two different media, the condition that the field must satisfy at the interface separating the media are called boundary conditions. So इस बाउंड्री पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कंडीशंस को मीट कर रहा है, क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर उन कंडीशन को हम निकाल पाते हैं तो उन्हें ही हम बाउंड्री कंडीशंस कहते हैं। Let us now apply the line integral to this path A, B, C, D. Line integral of E. Line integral of E to this path A, B, C, D. So as you can clearly see, along AB, the value of electric field is E1T. इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1 है। कौन सा कंपोनेंट है? टेंजेंशियल कंपोनेंट है। देख रहे हैं आप, टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? E1T। यहाँ से यहाँ जा एंड विड्थ कितनी है इसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा W। अब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई है? इलेक्ट्रिक फील्ड रहा है E1 ही, लेकिन अब टेंजेंशियल कंपोनेंट ना हो गया, अब हो गया है नॉर्मल कंपोनेंट। तो यहाँ से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E1N, यानी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 1। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E2, बिकॉज हम इस इंटरफेस को पार करके दूसरे मीडियम में चले गए हैं। सो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज E2 एंड कंपोनेंट इज नॉर्मल, सो E2N। डायरेक्शन ये हुई। नाउ अलोंग CD the electric field is again E1T, but now it is directed in opposite direction to that of this one. So here the electric field would be minus E1T. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? माइनस E1T। जब हम D से A की तरफ आएंगे तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? E2N, बट डायरेक्शन अब माइनस में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ये लगा हुआ है। और इसकी विड्थ होगी डेल्टा H/2, बिकॉज ये हाइट ले रखी है हमने डेल्टा H, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ होगी डेल्टा H/2। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E1T, विच विल बी अपोजिटली डायरेक्टेड एंड इट्स विड्थ विल बी half of delta H. So E और DL की वैल्यू हम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, इंटीग्रल E डॉट DL था, इंटीग्रल E डॉट DL था। सो यहाँ को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सबसे पहला कंपोनेंट E1T। विड्थ कितनी आ गई इसकी? DL की जगह पे कितना लिखेंगे? डेल्टा W। पहला कंपोनेंट पूरा हो गया। दूसरा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E1N। विड्थ कितनी है? डेल्टा H/2। अब यहां से इस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? E2N। विड्थ कितनी है? डेल्टा H/2। अब इस यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है, इसलिए ये होगा E
2 t, और विड्थ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, लेंथ कितनी है इसकी, डेल्टा डब्ल्यू, माइनस में लगा दिया बिकॉज डायरेक्शन अब इधर की तरफ हो गई है, पहले थी इधर की तरफ। ये वाला कंपोनेंट अलोंग दिस पाथ नॉर्मल कंपोनेंट है E2n, नेगेटिव साइन आएगा, और डायमेंशन इसकी लिखेंगे डेल्टा h बाई 2, और लास्टली ये वाला कंपोनेंट माइनस E1n, इसकी विड्थ होगी डेल्टा h अपॉन 2। इन सब की वैल्यू आएगी, बिकॉज लाइन इंटीग्रल अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो, लाइन इंटीग्रल अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का या किसी और दूसरे वेक्टर का, सो हम यहाँ पे लगा देंगे जीरो। ठीक है, इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। सो आप देख रहे हैं ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा इस वाले टर्म से, E2n, E1n delta h by 2 gets cancelled out by this term, and this term gets cancelled out by this term. So हमारे पास क्या बचेगा, केवल पहला टर्म E1t डेल्टा डब्ल्यू माइनस ये वाला टर्म E2t डेल्टा टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर मैंने इनको समझाने की कोशिश करी है कि जब E डॉट dl हम लगाते हैं, यानी लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन प्राप्त करने के लिए, तो ये हमारे पास क्या बच जाता है, E1t डेल्टा d माइनस E2t डेल्टा d डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो। सो फाइनली ये आ गया, बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू तो जीरो नहीं हो सकता, E1t इज इक्वल टू E2t। तो ये वैल्यू, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन मैंने नोट्स में यहाँ पे समझाया हुआ है। चलिए मैं उसकी क्लिक आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन मैंने किया हुआ है, ये देखिए कैसे हुआ है। E1t इज इक्वल टू E2t कैसे निकला है, देखिए आप, इसे आप नोट कर सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ जीरो लगा दीजिएगा। So in the limit when the dimension delta h tends to 0 and delta w is fixed, we have E1t is equal to E2t। दोनों कंपोनेंट इक्वल आ गए हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर दोनों टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल है। इट मीन्स दैट इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ the tangential component of the electric field is continuous across the boundary between two dielectric media। मीन्स जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस द बाउंड्री कंटिन्यूस होते हैं। मीन्स उनमें कोई चेंज नहीं आया, लगभग सेम है, लगभग क्या पूरी तरह सेम है। ठीक है, अब बात करेंगे हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करते हैं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कंपोनेंट की बात करने से पहले हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट E से इस फॉर्मूले से लिंक है, इस फॉर्मूले से D इक्वल टू एप्सिलॉन E। सो D को भी हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को भी दोनों कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व कर सकते हैं, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल। सो E1t can be written as D1t upon epsilon, and E2t can be written as D2t upon epsilon in terms of epsilon and epsilon 2. So thus D1t upon epsilon becomes equal to D2t upon epsilon, because E1t and E2t are
equal, left hand sides are equal, so right hand side must also be equal. So this will give you d1t upon d2t is equal to epsilon upon epsilon 2. So d1t and d2t are not the same, so it means that they are depending on epsilon and epsilon 2, epsilon 1 and epsilon 2. So we can conclude that the tangential component of flux density, that is D, is discontinuous. ये यहाँ पर discontinuous आ रहा है because अगर d1t is equal to d2t होता तब d continuous होता, लेकिन d1t और d2t की वैल्यू कुछ आ रही है, इसका मतलब d जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है. अब नॉर्मल कंपोनेंट निकालने के लिए अगेन फिर से हम उसी तरह का एक मीडियम कंसीडर कर रहे हैं. दो मीडिया हैं हमारे पास इस तरह, मीडियम 1 एंड मीडियम 2. अब हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को ले रहे हैं. इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीडियम 1 में है d1 और जो पेनिट्रेट करना चाह रहा है दूसरे मीडियम की तरफ, यानी मीडियम 2 की तरफ. सो d1 कैन अगेन बी रिजॉल्व्ड into two components. One is the tangential component and the other one is normal component. Tangential component has been indicated by d1t, whereas the normal component of d1 has been indicated by d1. In the same way, in medium 2, the electric displacement vector is d2. Here also d2 has been resolved in two components which are tangential and normal respectively. ये कौन से d2t and d1n. So in this case, now we are considering a cylindrical surface like this, having height delta h, and the area of this top surface area is ds. This is top surface, bottom surface. So bottom surface में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहाँ को हो रहा है, d1n, ये ऐसे है. और टॉप सरफेस में इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को हमने इंडिकेट किया है d2n. सपोज कीजिए यहाँ पे रो मीन्स सरफेस चार्ज डेंसिटी को हमने रो एस से इंडिकेट किया है. अब जैसे पहले वाले डायग्राम में हमने लाइन इंटीग्रल अप्लाई किया था, यहाँ पर हम सरफेस इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं. कैसे कंडीशन आएगी, बाउंड्री कंडीशन देखिए, इसमें आगे बताया गया है. अप्लाइंग दिस कंडीशन, सरफेस इंटीग्रल d डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, ये पहले से ही पता है हमको, टू द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. दिस इज द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस which has surface density of rho s. The dimensions of cylindrical path are shown in the figure. So d dot ds of top, integral d dot ds of the top of the cylinder plus same integral for this bottom plus d dot ds for the sides. यानी हम पूरा का पूरा सिलेंडर कवर कर रहे हैं, टॉप सरफेस, बॉटम सरफेस और ये पूरा सरफेस एरिया साइड का. it should be equal to q enclosed. now ये जो है साइड, ये वाला टर्म कैंसिल कर जाएगा चारों तरफ से, बिकॉज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. सो ये टर्म को हम खत्म कर देंगे. सिंस नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ d for the top and bottom regions of the cylinder are d21 and d1n, केवल टॉप और बॉटम का ही है. सो d की जगह पर हम लिखेंगे d21, डेल्टा एस की जगह पर हम लिख देंगे ds माइनस d1s. माइनस क्यों, अपोजिटली डायरेक्टेड है. d2s इज इक्वल टू रो एस इंटू डेल्टा एस. ये वैल्यू आ गई क्यू इनक्लोज्ड की, क्यू इनक्लोज्ड की वैल्यू
रो एस की डेफिनेशन क्या होती है, क्यू इंक्लोज्ड अपॉन डेल्टा एस, यानी यहाँ पे सरफेस। सो ये डेल्टा एस gets cancelled out and we are left with only d2n minus d1n is equal to rho of s. So क्या नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूस है? अगर कंटिन्यूस होता तो d21 इज इक्वल टू d1n होता है। यहाँ पर वैल्यू आई है रो एस। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। तो हम क्या कहेंगे कंक्लूजन में हम कहेंगे टेंजेंशियल कंपोनेंट नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डिसकंटिन्यूस अक्रॉस द बाउंड्री। So at the boundary formed by two dielectrics, resultant of normal components gives the surface charge density rho. Let us discuss a special case. A special case is if there is no free charge at the boundary, means rho s is 0. In that case, d1n will be equal to d2n. So now the normal component of D is continuous. Now d1n has become equal to d2n. So it means that the normal component of D is continuous. This holds only when there is no free charge. Similarly, since D is equal to epsilon E, so putting this relation in equation 2, we have epsilon 1 into E1n becomes equal to epsilon 2 E2n. So it means that the normal component of E is discontinuous at the boundary. Normal component of E is discontinuous at the boundary. Note that the magnitude of the discontinuity is clearly rho s by epsilon naught in free space. This you can prove by using equation 1. So that's all about boundary conditions on E and D. So, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।